गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई ताज़ा नक्सली मुठभेड़ से एक बार फिर यह सवाल गाढ़ा हुआ है कि तमाम प्रयासों के बावजूद आखिर सरकारें इस समस्या से पार पाने में क्यों विफल साबित होती है। गनीमत है कि इस हमले में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। 13 नक्सली मारे गए। इसे वहां की पुलिस अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। 2 साल पहले उसी इलाके में नक्सलियों ने 15 पुलिसकर्मियों को घात लगाकर मार डाला था। यह मुठभेड़ ऐसे समय में हुई जब राज्य के गृह मंत्री उस इलाके के दौरे पर थे। नक्सली ऐसे अवसरों की तलाश करते रहते हैं जब सुरक्षा बलों पर हमला करके वे सरकारों को चुनौती दे सकें। पिछले ही महीने छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया था। तब भी उनकी रणनीतियों से पार पाने के उपायों पर जोर दिया गया था। जब भी ऐसे नक्सली हमले होते हैं तो सरकारें अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने और नक्सलियों के मंसूबे तोड़ने के व्यावहारिक तरीके अपनाने का संकल्प करती हैं, पर वे विफल ही देखी जाती हैं। सुकमा की घटना के बाद शहीद सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि अर्पित करने केंद्रीय गृह मंत्री भी गए थे। तब भी उम्मीद की गई थी कि इस समस्या से पार पाने के लिए किसी नई रणनीति पर विचार करना होगा। नक्सली समस्या पर काबू पाने के मकसद से पहले दोनों पक्षों के बीच वार्ताओं के कई दौर भी चले गए थे, मगर उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। फिर सरकारों ने उन्हें हथियार के बल पर रोकने की रणनीति बनाई। अब कई सालों से बातचीत की कोई पहल भी नहीं होती। अनेक अंचलों में नक्सलियों के सफाये के लिए व्यापक अभियान चलाए गए। दावे किए गए कि अब उनकी कमर टूट चुकी है और वे फिर से सिर नहीं उठा सकेंगे, मगर वे दावे सच साबित नहीं हुए। नक्सली मुख्य रूप से देश के आदिवासी बहुल इलाकों में सक्रिय हैं और वे स्थानीय लोगों को इस तर्क पर अपने समर्थन में जोड़ लेते हैं कि सरकारें उनके जल जंगल और ज़मीन पर कब्जा करना चाहती हैं। इस तरह उनका नैसर्गिक जीवन प्रभावित होगा। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। कई जगह सरकारें खनिज और कल कारखानों के लिए आदिवासी इलाकों की जमीन जबरन अधिग्रहित करने का प्रयास भी करती देखी गई हैं। इससे उनमें स्वाभाविक रूप से असंतोष पनपा है। हालांकि आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए योजनाएं चलाने और उनमें पनपी नाराजगी को दूर करने के भी प्रयास हुए हैं, मगर उन पर नक्सलियों का प्रभाव ही गहरा नज़र आता है। दरअसल नक्सलियों की ताकत जंगलों के भीतर और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग ही हैं, जिनसे उन्हें सहयोग मिलता है।
सरकारें जब तक स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल नहीं करती तब तक नक्सलियों की ताकत कम कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए अनेक बार प्रयास हुए पर सफलता नहीं मिली, तो उसमें कहीं न कहीं सरकारी रणनीति की कमजोरी है। जब तक अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से नक्सली साजिशों का पता लगाने और उनके संसाधनों को खत्म करने का तंत्र मजबूत नहीं होता, तब तक नक्सलियों पर काबू पाना मुश्किल ही रहेगा। नक्सली भी अब जंगलों में कई तरह के धंधे चलाने लगे हैं। उन्होंने जगह जगह अपना साम्राज्य बना लिया है। उस साम्राज्य को तोड़ने के लिए स्थानीय लोगों का समर्थन जरूरी है। जब तक सरकारें इस दिशा में नए ढंग से रणनीति नहीं बनाती, नक्सलियों के मंसूबे शायद ही कमजोर हो। यह दुनिया इसलिए खूबसूरत है कि चारों तरफ दिखने वाले छोटे छोटे निजी हितों और चिंताओं के दायरे में सिमटे लोगों के साथ चलने वाले समाज में अक्सर ऐसा भी कोई उठ खड़ा होता है जो अपनी जिंदगी को समाज और संसार के कल्याण के लिए झोंक देता है। सुंदरलाल बहुगुणा एक उसी प्रकृति के शख्स थे जिन्होंने अमूमन हर बात ठीक वक्त पर दुनिया के भविष्य के लिहाज से असली मसलों की पहचान की और उनके हल के लिए अपनी सीमा में सब कुछ किया। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जिस उम्र में किसी बच्चे के पढ़ने लिखने या खेलने कूदने से उसका परिवार और समाज खुश होता है, उस दौर में उन्होंने राजनीति की दुनिया में अपने कदम रख दिए। उत्तराखंड के टिहरी में 9 जनवरी 1927 को जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा ने महज 13 साल की उम्र में गांधी जी की प्रेरणा से यह तय कर लिया कि कैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश और समाज की समस्याओं का हल करना है। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने मनुष्य और समाज की समस्याओं की असली जड़ों की पहचान की, खास तौर पर समाज के कमजोर तबकों और पर्यावरण के सवाल पर, जहां बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने इन सवालों को चुनौती की तरह लिया। अपनी राजनीतिक सक्रियता के शुरुआती दौर में ही उन्होंने दलितों से भेदभाव से लेकर शराब की संस्कृति के खिलाफ मोर्चा खोला। बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए ठोस दखल दिया। संभवतः अपने मूल लक्ष्यों की ओर बढ़ने के रास्ते में राजनीति उन्हें अपने अनुकूल नहीं लग रही थी, इसलिए बाद में उन्होंने खुद को समाज और पर्यावरण के सवालों से जूझने के लिए समर्पित कर दिया। 1970 के दशक में उन्होंने पेड़ बचाने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की थी, उसकी अहमियत से आज दुनिया वाकिफ़ है। यह वही दौर था जब एक तरफ प्रदूषण बढ़ने को लेकर चिंता जताई जा रही थी और दूसरी ओर पेड़ों को काटे जाने का खेल भी चल रहा था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका तीखा विरोध किया, लेकिन उनके विरोध का जो तरीका था वह आज इतिहास में दर्ज एक सुनहरा अध्याय बन चुका है। पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हुए चिपको आंदोलन को उन्होंने जो विस्तार दिया
या हिमालय के रक्षक के तौर पर 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। वह पर्यावरण के क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान का उदाहरण है। विकास के नाम पर टिहरी जैसे बांधों के खतरों को लेकर उन्होंने अपने आंदोलन के दौरान जिस तरह की चेतावनियां दी थी, वे पहाड़ी इलाकों में होने वाली हर उथल-पुथल के वक्त अपना महत्व बताती रही हैं। यो गांधी जी की प्रेरणा से खुद को खड़ा करने वाले व्यक्ति की स्वाभाविक बनावट और बुनावट को बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के समझा जा सकता है।